नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी डीडी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा जनवरी महीने में होने वाली है। उसी परीक्षा की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आज से हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं और जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट की सीरीज आज से शुरू होने जा रही है। इसके अलावा हिंदी की भी जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज है उसको हम स्टार्ट कर देंगे। तो जीके जीएस और हिंदी की कंप्लीट तैयारी जो है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम करवाने वाले हैं आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा के लिए। इस प्रैक्टिस सेट को आपको डेली बेसिस पर फॉलो करते रहना है। डेली आपको 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाई जाएगी जीके जीएस की और 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस आपकी करवाई जाएगी हिंदी की एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। इसके साथ ही करंट अफेयर्स की हम अलग से सीरीज चलाएंगे आपके एसएससी जीडी परीक्षा के लिए। तो वीडियो यह हमारा पहला है जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट का। यह वीडियो प्रीवियस ईयर के एसएससी के एग्जाम्स में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन पे भी आधारित रहेगा। कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर के रहेंगे, कुछ प्रश्न लेटेस्ट के रहेंगे। तो कंबाइंड वीडियो यह होने वाला है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव हमें दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने आईएनसी के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है। आईएनसी का मतलब यहाँ पे किससे है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की यहाँ पे बात हो रही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की जो अध्यक्षता है इसमें से किसने नहीं करी है, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करी थी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ जो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले इनकी पत्र और पत्रिकाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए जो इनके द्वारा निकाली गई थी। तो पहली इनकी पत्रिका जो आपको याद रखनी वो है केसरी। केसरी किस भाषा में इन्होंने निकाली थी, तो केसरी जो पत्रिका थी यह मराठी भाषा में इनके द्वारा निकाली गई थी, मराठी भाषा में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरी पत्रिका इनकी थी मराठा। मराठा किस भाषा में थी, तो मराठा जो है यह अंग्रेजी भाषा में थी, इंग्लिश लैंग्वेज में थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। और एक और आपको पत्रिका याद रखना है गीता रहस्य। तो इन 3 पत्रिकाओं को आपको याद रखना है। और गीता रहस्य एक हो गई, इसके बाद मराठा और एक केसरी, इन तीनों को आपको याद रखना है। केसरी आपकी मराठी भाषा में थी और मराठा जो है आपकी अंग्रेजी भाषा में थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट उत्सव की भी शुरुआत की गई थी जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इनके द्वारा कौन कौन से उत्सव स्टार्ट किए गए थे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, तो आप याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है गणपति उत्सव, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणपति उत्सव स्टार्ट किया गया था 1893 में। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है शिवाजी उत्सव की भी शुरुआत की गई थी 1895 में। तो 1895 में शिवाजी उत्सव और 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत करी गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा आप याद रखिएगा इनके द्वारा होम रूल लीग की भी स्थापना की गई थी। भारत में 2 होम रूल लीग स्थापित की गई थी, एक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी और एक एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। दोनों की स्थापना के में थोड़ा सा डिफरेंस है समय का। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है जो होम रूल लीग स्थापित की गई थी वह कब स्थापित की गई थी, तो 16 अप्रैल 1916 को। 16 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने जो है होम रूल लीग की स्थापना करी थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। कहाँ पर किया था, तो बेलगांव नामक जगह पर। बेलगांव नामक जगह पर जो है इनके द्वारा होम रूल लीग की स्थापना करी गई थी। तो आप याद रखिएगा। तथा तिलक के होम रूल लीग का कार्यक्षेत्र कौन कौन सा था, तो कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र में आप बम्बई को छोड़ दीजिएगा, बम्बई का जो एरिया था इनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता था। इसके बाद मध्य प्रांत हो गया और बरार, ये एरिया थे जो तिलक के लीग के अंतर्गत आते थे। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी, एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में हुई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं।
इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब होती है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जिस दिन, आप याद देखिएगा, जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिस समय असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, ठीक उसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। असहयोग आंदोलन जिस दिन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये सारे एडिशनल फैक्ट आपको याद रखने हैं। लगभग मैंने बहुत सारे एडिशनल फैक्ट आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पर है। तो विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा, स्विट्जरलैंड में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे लिखी गई ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। जनवरी 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच की स्थापना करी गई थी। क्लॉस श्वाब इसके फाउंडर हैं। आप याद देखिएगा, स्विट्जरलैंड के कोलोंगी नामक जगह पर इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिन और रात की अवधि बराबर होती है जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कहाँ पर, ध्रुवों पर या भूमध्य रेखा पर या मकर रेखा पर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। दिन और रात की अवधि आपको बराबर देखने को मिलेंगी जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में प्रथम नगर निगम कहाँ पर स्थापित किया गया था, भारत में प्रथम नगर निगम कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो आप याद देखिएगा, मद्रास में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मद्रास में भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बंगाल विभाजन को किस वर्ष में रद्द किया गया था, बंगाल विभाजन को किस वर्ष में रद्द किया गया था आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि बंगाल विभाजन किया कब गया था। तो बंगाल विभाजन किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। ये डेट अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए, 16 अक्टूबर 1905 को करजन के द्वारा, किसके द्वारा, तो करजन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन किया गया था। तो ये दो चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। 16 अक्टूबर 1905 को ऑफिशियल रूप से बंगाल का विभाजन लागू कर दिया जाता है, किसके द्वारा, तो करजन के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अब आते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या हमारा कह रहा है, बंगाल विभाजन को किस वर्ष में रद्द किया गया था। तो ठीक इसके 6 वर्ष बाद, यानी कि 1911 में अब वायसराय बदल जाता है। जब बंगाल विभाजन होता है तो उसमें वायसराय था करजन, और जब 1911 का वक्त रहता है तो उस समय वायसराय रहता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा ही जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है 1911 में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तथा 1911 के दिल्ली दरबार में ही जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, तथा इसी दिल्ली दरबार में ही जो भारत की राजधानी थी उसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी की गई। तथा ऑफिशियल रूप से जो राजधानी थी 1912 में कलकत्ता से दिल्ली भारत की स्थानांतरित हो जाती है। तो ये सारे एडिशनल फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा यहाँ पे पूछी जा रही है, कितनी होनी चाहिए। लोकसभा के लिए आपकी 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए आपकी कितनी है, तो 30 वर्ष है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, 30 वर्ष। राज्यसभा को हम उच्च सदन बोलते हैं, उच्च सदन यानी कि अपर हाउस, और लोकसभा को हम लोअर हाउस यानी कि निचला सदन बोलते हैं। तो इस कुछ बेसिक पॉइंट आपको पता होने चाहिए। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक और नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन सा है, आपको बताना है। तो इसमें से एक और नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत आपका क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। जो पेट्रोलियम है यह एक और नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे
बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम कहाँ पर अवस्थित है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम कहाँ पर अवस्थित है? तो मासिनराम आपको मिलेगा मेघालय में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मेघालय राज्य में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किम्बरले और प्रिटोरिया क्यों फेमस है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो किम्बरले और प्रिटोरिया है ये क्यों फेमस हैं, क्यों प्रसिद्ध हैं, आपको बताना है इसका जवाब। तो फटाक से इस प्रश्न का जवाब देने की आप कोशिश करिए। तो किम्बरले और प्रिटोरिया क्यों फेमस हैं? तो आप याद देखिएगा, ये जो है आपके किसके उत्पादन के लिए फेमस हैं? तो हीरा उत्पादन के लिए। आप याद देखिएगा, हीरा उत्पादन के लिए जो है किम्बरले और प्रिटोरिया फेमस हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। हीरा उत्पादन के लिए जो है किम्बरले और प्रिटोरिया ये प्रमुख क्षेत्र हैं। तो आप इसे याद देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में इनकी अवस्थिति आपको देखने को मिलेगी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय यहाँ पे पूछा जा रहा है, एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फिलीपींस के मनीला में आपको मिलेगा एडीबी का मुख्यालय, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा फिलीपींस के मनीला में। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील यहाँ पे पूछी जा रही है, कौन है? भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील यहाँ पे पूछी जा रही है, कौन सी है? फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश करिए कि भारत की जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपको कौन सी मिलेगी? और सांभर हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सांभर झील है यह भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कौन सी झील? तो सांभर झील। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अगर वर्ल्ड में पूछ ले, विश्व में पूछ ले कि विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। कौन सी? तो कैस्पियन सी जो है, कैस्पियन सागर जो है यह पूरे विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा कैस्पियन सागर से किन किन देशों की बाउंड्री लगती है? तो कैस्पियन सागर से जो है 5 देशों की बाउंड्री रखती है, जिनको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ट्रिक आपकी है तारीख। ट्रिक के माध्यम से आप इन 5 देशों को याद रख सकते हैं जिनकी बाउंड्री कैस्पियन सी से लगती है। तो टी से आपका क्या हो जाएगा? टी से आपका टर्की हो जाएगा, यानी कि तुर्की हो तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा यहाँ पे। टी से तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, ए से अजरबैजान हो जाएगा, आर से रूस हो जाएगा, आई से ईरान हो जाएगा और के से आपका कजाकिस्तान हो जाएगा। तो ये 5 देश हैं जिनकी सीमाएं टच होती हैं कैस्पियन सागर से। एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, टी से आपका तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, ए से आपका क्या हो जाएगा? अजरबैजान हो जाएगा, आर से आपका क्या हो जाएगा? रसिया यानी कि रूस हो जाएगा, आई से आपका ईरान हो जाएगा और के से आपका क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान हो जाएगा। तो इन 5 देशों की बाउंड्री लगती है कैस्पियन सागर से। और कैस्पियन सागर जो है यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है पूरे विश्व में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा पूरे विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील आप याद रखिएगा। जो सुपीरियर झील है यह पूरे विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। तो ये एडिशनल फैक्ट जो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, इनको आप नोट डाउन करते चलिएगा। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है, स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1 जनवरी आप याद देखिएगा, जनवरी होगा। तो जनवरी 1923 में, जनवरी 1923 में जो है आपके स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों लोगों के द्वारा मिलकर जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। चित्तरंजन दास जो है इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महामंत्री बनाए गए थे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, 1923 जनवरी में इसका गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा पार्टी का गठन किया गया था। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और महामंत्री थे मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? इसमें से कौन इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से ISP हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ISP का जो फुल फॉर्म है ये क्या होता है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ पे 2011 के डेटा की बात हो रही है, पॉपुलेशन जो आपका सेंसस हुआ था उसकी बात हो रही है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या थी वह सबसे ज़्यादा थी, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह जयंती होती है, जिसको भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो 31 अक्टूबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 31 अक्टूबर को। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, भारत के विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों के दिवस जो हमारे देश में सेलिब्रेट किए जाते हैं किस नाम से, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस हम मनाते हैं 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाते हैं, राष्ट्रीय राजीव गांधी की जयंती होती है। सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे हम मनाते हैं 25 दिसंबर को, या अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है। पराक्रम दिवस हम मनाते हैं 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। राष्ट्रीय गणित दिवस हम मनाते हैं 22 दिसंबर को, श्रीनिवास रामानुजन की यह जयंती होती है। क्या बता सकते हैं कि हाल ही में भाला फेंक दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि भाला फेंक दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की जाती है? इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो आपका यह राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? यानी कि जो प्रयागराज है, जो वर्तमान में इलाहाबाद है, यहाँ का जो संगम वाला एरिया, यहाँ पे कौन सी 3 नदियाँ आकर मिलती हैं जिसके कारण इसका नाम इसको हम त्रिवेणी भी कहते हैं। तो यहाँ पे 3 नदियाँ कौन कौन सी मिलती है? गंगा, यमुना और सरस्वती, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। इन्हीं के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, प्रयागराज में यह होता है, यानी कि इलाहाबाद में। राज्यसभा में कार्यवाहियों का संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा में जो भी कार्यवाहियां होती हैं उनका संचालन किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये सभापति होते हैं राज्यसभा के। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है किसके माध्यम से? किसके माध्यम से जो चमगादड़ होते हैं वे रात में भी उड़ते हैं? तो अल्ट्रासोनिक वेव की मदद से, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव की मदद से जो चमगादड़ होते हैं वे रात्र में विचरण करते हैं, उड़ते हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो बॉक्साइट से, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बॉक्साइट से जो है एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर आपको मिलेगा? तो यह लखनऊ में मिलेगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लखनऊ में आपको देखने को मिलेगा। इसमें से कौन सा जो विश्वविद्यालय है यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। इसमें से कौन सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो इसमें से कौन सा विश्वविद्यालय आपको उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा? तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय आपको उत्तर प्रदेश में है, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश में है, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में, लेकिन बरकतुल्ला विश्वविद्यालय आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं लगता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इलाहाबाद में इसमें से कौन सा मेला नहीं लगता है? मोहनजोदड़ो शब्द का यहाँ पे मीनिंग पूछा गया, अर्थ पूछा गया है कि क्या होगा। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इसको हम बोलते हैं मृतकों का टीला। हिंदी में इसको बोला जाता है मृतकों का टीला, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं माउंड ऑफ द डेड। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक
प्रसिद्ध फेमस नगर था, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और यहाँ से जो है विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले थे, विशाल स्नानागार जिसको हम ग्रेट बाथ के नाम से भी जानते हैं, इसके साक्ष्य मिले थे। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से है, मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है उसको अन्न कोठार कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है उसको हम अन्न कोठार के नाम से जानते हैं, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तथा मोहनजोदड़ो से ही एक कांस्य से निर्मित नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। एक कांस्य से निर्मित नर्तकी की जो मूर्ति थी वह भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई थी, तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। संविधान सभा के द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसको किस वर्ष में स्वीकृति प्रदान की गई थी? संविधान सभा के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संविधान सभा के द्वारा किस वर्ष में स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो 22 जुलाई 1947 को। आप याद रखिएगा 22, यहाँ पे सभी ऑप्शन यहाँ पे मिसमैच हैं, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर आएगा। तो एग्जैक्ट डेट आपकी क्या है? 22 जुलाई 1947 को। आप याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति प्रदान की गई थी। किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा। तो ये डेट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 22 जुलाई 1947। वहीं ऑप्शन बी आप देख पा रहे हैं 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा के द्वारा हमारा जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन उसको और हमारा जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है उन दोनों को स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि हमारे राष्ट्रीय गान और हमारे राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा के द्वारा किस वर्ष में स्वीकृति प्रदान की गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। तो ये डेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति प्रदान की गई थी, तो ये डेट भी आप याद रखिएगा। वहीं ऑप्शन सी वाली डेट आप देख रहे हैं 9 दिसंबर 1946 वाली। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आप याद रखिएगा संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये डेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को परास्त किया था, हराया था? तो आप सभी को इस लड़ाई के बारे में मालूम होगा। यह लड़ाई थी प्लासी की, यह हुई थी आपकी 1757 में। तो प्लासी का जो फेमस युद्ध हुआ था यह कब हुआ था? 23 जून 1757 को। एग्जैक्ट डेट आप याद रखिएगा 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य। उस समय अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो उस समय अंग्रेजों का सेनापति था, आप याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है उस समय अंग्रेजों का सेनापति था। तथा इस प्लासी के युद्ध में जो है किसकी पराजय होती है? सिराजुद्दौला हार जाता है और अंग्रेजों की इसमें जीत होती है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। और दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंटों का बना हुआ मीनार है। तो इनमें से कौन सा राजा है जिसके द्वारा कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसमें से कौन सा राजा था जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो आइए देख लेते हैं। इसमें से जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। बाकी यहाँ पे तीनों शासकों को आप देख पा रहे हैं। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने इसका निर्माण कार्य स्टार्ट करवाया था। आप याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, आप याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। तथा कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूरा करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। बाद में यह कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो गया था जिसकी मरम्मत का कार्य करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये एडिशनल फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दाब का एसआई मात्रक यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या होता है दाब का एसआई मात्रक? तो दाब का एसआई मात्रक आपका क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पास्कल। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसा कि आप सभी को पता होगा जो भारतीय मानक समय रेखा है यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको सिंपल सा बताना है कि इसमें से कौन सा राज्य है जहां से भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश करिए कि जो भारतीय मानक समय रेखा है इसमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो आप याद रखिएगा भारतीय मानक समय रेखा किसको हम बोलते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम भारतीय मानक समय रेखा बोलते हैं, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर यह गुजरती है।
तथा ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य आपके कौन कौन से हैं? एक आपका यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, एक आपका मध्य प्रदेश यानी कि एमपी हो गया, मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के बाद आपका उड़ीसा हो गया और उड़ीसा के बाद आपका हो गया आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसको आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक आपकी क्या है? मौका, MOUCA। इस ट्रिक के माध्यम से भी इन 5 राज्यों को आप याद कर सकते हैं। M से MP हो गया, O से उड़ीसा हो गया, U से उत्तर प्रदेश, C से आपका क्या हो गया? छत्तीसगढ़ और A से आपका क्या हो गया? तो A से आपका आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तथा जो भारतीय मानक समय रेखा यह ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह से SSC GD कांस्टेबल के लिए जो पहला प्रैक्टिस सेट था GK GS का, आपको कैसा लगा? अपना सुझाव, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। तो हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट हम जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।